दोस्तों, अगर आप भी टैक्स भरने वाले हैं या ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया है जो कि 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा और जिसका इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ने वाला है। Consolidate and amend the law relating to income tax. Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled the new tax bill in the Lok Sabha. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये न्यू रूल्स इनकम टैक्स को सिंपल बनाएंगे या और कॉम्प्लेक्स। और आज के इस वीडियो में हम इसी न्यू इनकम टैक्स बिल को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ गवर्नमेंट का सिंपल मोटिव ये है कि न्यू इनकम टैक्स बिल के थ्रू टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया जाए ताकि इसे हर एक इंसान समझ सके, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लेंदी है और इसे समझ पाना आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से काफ़ी सारे केसेस कोर्ट में साल भर चलते रहते हैं। अब न्यू इनकम टैक्स बिल का साइज छोटा कर दिया गया है और इसके अंदर अब सिर्फ 622 पेजेस हैं जो कि पहले 823 पेजेस हुआ करते थे, और वहीं चैप्टर्स अब सिर्फ 23 रह गए हैं जो कि पहले 47 हुआ करते थे। और वहीं सेक्शंस की बात करें तो इसे 819 से कम करके 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने कभी टैक्स फाइल किया हो तो शायद ही आपको आइडिया होगा कि जब भी आप टैक्स फाइल करते हैं तो आप काफ़ी सारे सेक्शंस देखते हैं, जैसे कि 80C, 80D और 80DE। अब इन सारे सेक्शंस को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है जिससे कंफ्यूजन कम हो। अब गवर्नमेंट ने इस बिल में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलते हैं टैक्स ईयर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स है उसमें हम दो टर्म यूज़ करते थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमाते थे उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते थे और जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स भरते थे उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इन दोनों टर्म को हटा दिया गया है, अब सिर्फ एक ही टर्म होगा जो कि है टैक्स ईयर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपने पैसा कमाया है तो उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते थे, और वहीं अगर आपने 25-26 में आपने टैक्स फाइल करा है तो इसे हम असेसमेंट ईयर बोलते थे। और वहीं अब होगा क्या कि अब इन दोनों टर्म को हटा दिए गए हैं। अब जो जिस साल आप पैसा कमाओगे आप उसी साल आपको टैक्स फाइल करना होगा। जैसे कि अगर आपने मान लो 24-25 में पैसा कमाया है तो आपको 24-25 में ही टैक्स फाइल करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने न्यू बिल में इनकम टैक्स स्लैब को मॉडिफाई करा है। जैसे कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जिनकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है सिर्फ उन्हीं को टैक्स पे नहीं करना होता था, लेकिन अब इस लिमिट को 12 लाख रुपीज़ तक बढ़ा दी गई है। मतलब कि जिनकी इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है अब उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। इसके अलावा 30% टैक्स रेट की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे कि जिनकी इनकम पहले 10 लाख रुपीज़ से ऊपर थी वो 30% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करते थे, बट अब ये लिमिट को 10 लाख रुपीज़ से 24 लाख रुपीज़ कर दी गई है। मतलब कि जिनकी इनकम 24 लाख से ऊपर है सिर्फ उन्हीं को 30% टैक्स पे करना होगा। और इन टैक्स स्लैब्स की बात मैंने अपने बजट वाले वीडियो में भी करी थी, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर बढ़ा दी गई है। जैसे कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स अथॉरिटीज़ को सिर्फ बैंक अकाउंट्स और फिजिकल रिकॉर्ड्स का ही एक्सेस था और उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शंस का लिमिटेड एक्सेस ही था। लेकिन नए वाले बिल के अकॉर्डिंग टैक्स ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया तक को एक्सेस कर पाएंगे। अब इससे गवर्नमेंट को टैक्स की चोरी को कम करने में तो हेल्प मिलेगी, बट कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी के लिए कंसर्न भी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो राहुल को उसके बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे आते हैं और वो अपने टैक्स रिटर्न में उसे डिक्लेयर नहीं करता, तो टैक्स डिपार्टमेंट अब उसके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी ट्रैक कर सकता है और उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके अलावा एनआरआईज के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि जो पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कंट्री को छोड़ता था उसे टैक्स में रिलीफ मिलता था, लेकिन नए बिल के अंदर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के फ्रेज को फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब कि अब एनआरआईज को प्रूव करना होगा कि अगर वो बाहर गए हैं तो वो एम्प्लॉयड है ताकि उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिल सके। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मान लो रोहन यूएई जाता है और वहां जा करके वो वहां फॉर्मल जॉब नहीं करता बल्कि वो फ्रीलांसिंग करता है, तो उस केस में रोहन एनआरआई कंसीडर नहीं किया जाएगा और हो सकता है उसे टैक्स भी भरना पड़े। अब दोस्तों, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट तो काफी पुराना है, तो क्या इससे पहले गवर्नमेंट ने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कभी सोचा नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी 2010 में इसे सिंप्लीफाई करने का सोचा गया और उस वक्त पार्लियामेंट में इसके ऊपर काफी डिबेट्स भी हुई थी, बट बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद इसमें काफी डिले हुए और जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। और इसके बाद 2017 में भी इसे फिर से ट्राई करा गया, बट लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस की वजह से ये आगे फिर से नहीं बढ़ पाया। और इस न्यू बिल को नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2026 को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स को इसे समझने का टाइम मिल सके और वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। फिलहाल इसे लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है। इसमें और भी स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाएगा और चेंजेस किए जाएंगे और उसके बाद इसे पार्लियामेंट से पास करवाया जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे टर्म्स को ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है, बट फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इकोनॉमिक्स ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।